जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप हैं हमारे फेसबुक के ग्रुप एंटीडोट टू एथनिक क्लिनजिंग इंडियन मुस्लिम्स, जो हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हम आपके साथ केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हज़ारों की तादाद में। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक एक सिटी, अगर आप जैसे गुजरात की हम अभी केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ गुजरात के अंदर 1500 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात जो हैं हो चुके हैं। हिंदू हिंदुत्व लेड मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कम्युनल वायलेंस होता है, तो 1500 से ज़्यादा 1947 के अंदर सिर्फ गुजरात इट्सल्फ के अंदर ये वाक़यात हो चुके हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो साफ ज़ाहिर है, इट इज़ रिलेटेड टू द गुजरात, जो जिस मैसेकर है जो 2002 के अंदर हुआ था। और उसके अंदर पिछली लाइव सेशन के अंदर हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ये सिनेरियो क्या है और इस ग्रुप का क्या मकसद है, और इसके अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो साफ ज़ाहिर है पुरानी चीज़ों को जाके आप वापस पास्ट के अंदर तो उनको सही नहीं कर सकते, लेकिन यू स्टिल हैव टाइम कि आप एक्सपीरियंस से अपने, तो अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस से अगर आप लर्न करते हैं तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपको खुद नुकसान उठा के वो लर्न करना पड़ता है, लेकिन किसी के एक्सपीरियंस से भी आप लर्न कर सकते हैं। इस इन मामलात में अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स जो हैं हमारे जो इंडिया में मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम शेयर कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वही चीज़ है कि अगर हम अब भी ना इन चीज़ों को समझें, अब भी इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो फिर ये वाक़यात जो हैं ये रुकने नहीं हैं। ये वाक़यात इसी तरीके से होते रहेंगे, बल्कि जो आजकल आपको सांग परिवार का जो माइंडसेट और उनका जो मूड आपको नज़र आ रहा है, उससे ये वाक़यात बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से होने का खदशा है। तो गुजरात के अंदर 28 फरवरी को जो रॉइड्स होते हैं जो 2002 में, उनसे पहले भी एक इंसिडेंट होता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है क्योंकि इसी चीज़ ने गुजरात राइट्स को जो है वो ट्रिगर किया था। और इसके अंदर एक दिन पहले 27 फरवरी को एक ट्रेन जो अयोध्या से, जो जहां इन्होंने अब राम मंदिर बनाया, तो ये चीज़ें आपको इनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो इसके अंदर ये भी चीज़ कनेक्टेड है कि आप देखें कि ये कहाँ से आ रही थी। उस वक्त इन्होंने बाबरी मस्जिद और ये राम मंदिर जो है, ये बाबरी मस्जिद तो हो गई हुई थी लेकिन राम मंदिर इन्होंने नहीं, इसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया। और हमारी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं उनसे, पाकिस्तान वाली साइड पे या इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं उनसे ये चीज़ जाहिर होती है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। ये वेस्ट बंगाल के अंदर भी इन्होंने ये रॉइड्स कराने थे उसी वक्त, और इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भी कराने थे जहाँ जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और बिहार के अंदर भी इन्होंने एक कनेक्शन लिंक इसका दिया हुआ था। इन सारी चीज़ों को, जो इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, इनको लीड कर रहे थे हेरन पांड्या। तो पांड्या साहब जो थे वो इन चीज़ों को लीड कर रहे थे। और पांड्या साहब का नाम ये इतना ज़्यादा लेते नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि पांड्या वॉज द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये एक दो महीने इन्होंने पहला इंसिडेंट कर लिया, थोड़ा सा ये भी घबरा गए कि अपने से कैपेसिटी से थोड़ा बड़ा कर लिया है। मोदी साहब ने उस वक्त वो सीएम थे और सीएम बने हुए भी उनको कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो इस वजह से वो भी थोड़े, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं था कि जो आजकल आपको अमित शाह, मोदी और इनका लगता है। आप सोचे 13 साल नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर 13 साल सीएम रहे हैं, 13 ईयर्स, 13 स्ट्रॉन्ग ईयर्स। और उनमें से आप कह लें कि गुजरात रॉइड्स के बाद 12 साल मजीद ऐड कर लें तो 2014 तक ये जो हैं सीएम रहे हैं। उसके बाद फिर ये माशाल्लाह दिल्ली में आ गए और इन्हीं खिदमात की बदौलत इनको दिल्ली लाया गया। उससे पहले गुजरात के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट्स होती थी और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ की, गंची कम्युनिटी, जिसमें हिंदू कन्वर्ट्स और मतलब मोट गंची जो हैं, गांधी मैंने आपको बताया था वो भी मोट गंची था, हिंदू था, लेकिन वहाँ एक बड़ी अच्छी मुस्लिम कम्युनिटी भी है गुजरात के अंदर। आपको पता है कि जब हमारे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के
मंदिर के ऊपर अटैक्स किए, तो हमारी सिंध वाली साइड से, सिंध और मुल्तान वाली साइड से हमारे मुसलमान जाके गुजरात के अंदर सेटल हुए और वो काफ़ी सदियों से वहीं रह रहे हैं। तो उस वक़्त जब मोदी साहब आते हैं तो मोदी साहब को ऐसा एक वाक़या कराना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसके अंदर उनके ख़ास आदमी, एक पिक्चर आपने देखी होगी जिनके अंदर एल.के. अडवाणी बैठे हुए हैं, बाबू बजरंगी खड़ा हुआ है और अमित शाह पहचाना नहीं जाता। वैसे तो उतना ही मनहूस है जितना आज है, और नरेंद्र मोदी साहब आगे किताबें पकड़ के और प्रेजेंटेशन पकड़ के, उस वक्त आपको पता है लैपटॉप्स और पावर पॉइंट्स नहीं थे, तो वो एल.के. अडवाणी को ये प्लान सारा बता रहे हैं कि इस तरीके से हमने ये चीज़ें करनी हैं। और वो पिक्चर जो है वो अवेलेबल है। साफ ज़ाहिर है इसके अंदर ये नहीं बताया हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ हाउ इट गो। तो इनके अंदर आपको ये चीज़ बताने बड़ी ज़रूरी है कि मोदी साहब का अपना उस वक्त एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था। एक साल पहले वो गुजरात में सीएम बने और थे भी ओबीसी के, बस आप ये कहें कि चापलूसियाँ कर कर के, राजेंद्र तोमर की चापलूसियाँ कर कर के, वो राजेंद्र तोमर एक ऐसे आरएसएस के हेड हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, बाकी सारे आरएसएस के हेड्स ब्राह्मण हैं। तो राजेंद्र तोमर की चापलूसियाँ कर कर के मोदी साहब ने ये अपने लिए सीट सिक्योर की, और उनका लेवल देखें तो फिर बाकियों का आप जो उनके आज करता धरता बनते हैं, जैसे इन लाइन प्राइम मिनिस्टर हैं अमित शाह वगैरह, तो उनको देखें तो वो तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं हमारी ज़बान में चंगड़ लेवल का उनका सीन था। तो वो उन्होंने जब ये वाक़या किया, ये बहुत ही मेजर एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से उनको पता नहीं उन्होंने क्या क्या नाम, हिंदू किंग और पता नहीं दिलों का राजा और पता नहीं कौन सा उनको जो हिंदुत्व और आरएसएस के लोग थे उन्होंने मोदी साहब को ये लक़ब फराहम कर दिए। तो ये इन्होंने प्लान ये किया कि जी जो करसेवक इनके वापस आ रहे हैं ऑन द वे गोइंग बैक, तो वो जब गोधरा में आएंगे तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा और इस चीज़ को बेस बना के अयोध्या में भी और इधर भी गुजरात के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर राइड्स कराए जाएंगे। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब प्रूव हो चुकी हैं और एक्विटल भी हो गया हुआ है काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों को जिनको कन्विक्ट किया हुआ था। और उसके बाद अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले इन्होंने जो बीजेपी के लोग जो शामिल थे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा तो बेल ही के ऊपर आउट थे, उनको कोई उधर जेलों के अंदर इतने सालों से छितर नहीं पड़ रहे थे। साफ जाहिर है उनका बाप प्राइम मिनिस्टर है इतने साल से, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपरली क्लीन चिट भी दे गई है। अभी 68 लोगों को इक्विटल मिला है इस केस के अंदर जो गुजरात राइट्स हैं, और उनके अंदर बाबू बजरंगी आंखें उनकी चली गई हैं, अल्लाह की लानत उनके ऊपर और पड़े, काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है। तो वो जो हैं वो भी बाहर हैं, और एक इनकी जो मिनिस्टर थी वो भी मोदी की काफ़ी ज़्यादा चापलूसी करती थी, तो उनको तो पहले ही इन्होंने निकलवा लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये हो गई हैं जो हम आपको लेटर सेशंस के अंदर बताएंगे। आज का सेशन हमारा करने का मकसद ये है मेरा कि मैं आपको बताऊं कि जो गोधरा के अंदर इन्होंने ट्रेन को आग लगाई, इसके पीछे क्या था। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे मुसलमान लीडर्स हैं जो हमेशा से हिंदू महासभा को कवर फराहम करते रहे हैं, वो 1947 से भी पहले की बात है। और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर जो हैं, जिनकी गद्दारी के चर्चे जो हैं वो नस्लों में खून बाय ब्लड चलते हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम हिंद जो है, जो मेन जमीयत JUI है, उधर के जो हेड्स हैं वो हैं। और उस वक्त के दौर पे अगर गुजरात वाली टाइमलाइन में जाते हैं तो महमूद असद मदनी साहब मौजूद थे, और ये जो थे जो लोकल आपके उमर जी वगैरह जो कम्युनिटी थी गुजरात के अंदर, उनको ये थोड़ा सा, क्योंकि वो कांग्रेस प्रो थे तो इन्होंने उनको भी हटवाना था। और मोदी के साथ ये बीजेपी के साथ इनका अलायंस कोई आज से नहीं है, सदियों से है, और अभी भी चल रहा है कितने सालों से। हर बार ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करवानी हो, कोई चीज़ करनी हो, तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र के ये खुले जो हैं, आपको तो मतलब अजीब लगेगा, लेकिन मैं ओपोनेंट नहीं कहने वाला कि हिंदू राष्ट्र के ओपोनेंट है, सपोर्टर हैं। ये खुले हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर हैं, ये खुले अखंड भारत के सपोर्टर हैं। तो इन्होंने उस वक्त भी कवर फ्राहम किया, इनकी मॉस्क जो थी इस तरह इन्होंने वो बंदे वहाँ मंगवाए हुए थे,
हुआ ये कि जो प्लान हुआ, एक तो ये कि जो इनकी क्वांटिटी है 58, ये कंफर्म नहीं है। इसके अंदर काफ़ी लोग बचे और काफ़ी लोग जो थे वो मिसिंग हैं। मिसिंग पता नहीं क्यों थे वो। मे बी दोज मिसिंग पीपल वर द पीपल जिन्होंने अंदर से इसको इग्नीट किया। तो इसके अंदर ये कहते हैं 58 लोगों ने वो बुक किया। 72 लोगों की वो बोगी थी, S6 जो थी। और कहते हैं 58 लोगों ने बुक किया, 3 आए नहीं, 4 मिसिंग हो गए। तो इस तरह कर भग के ये 52 बने। बल्कि इसके अंदर से जो डेड बॉडीज हैं वो 10 से 11 लोगों की मिली। तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी जो बात कही जाती है कि जो 11 बंदे, 12 बंदे जिनको ये 58 कहते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स आगे नहीं देते, ये 11 बंदे 12 बंदे जो जले वो भी मुसलमान थे। उनके अंदर कोई भी करसेवक मौजूद नहीं था। और करसेवक वर द वन जिन्होंने अंदर से ट्रेन की बोगी को, S6 को आग लगाई। होता ऐसे है कि इनका एक बंदा जो है मेरे ख्याल में महाराष्ट्री RSS का इनका एक बंदा जो काम करता है, ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, वो वहाँ से मध्य प्रदेश में से जादव करके कुछ उसका नाम था, राजेंद्र राव जादव। तो वो उसकी ड्यूटी नहीं होती लेकिन ही टेक्स ओवर द ट्रेन। ट्रेन पहले से ही 3 घंटे डिले से आती है। और जब ये गोधरा से पहुंचने वाली होती है, तो जब ये रुकती है गोधरा मेन स्टेशन से थोड़ी देर पहले, तो वहाँ करसेवक उतरते हैं। और करसेवक उतर के वो छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं वहाँ चाय शाय पीते हैं। उसके बाद दे हैड एन हीटेड आर्ग्यूमेंट, प्लांटेड है या नहीं प्लांटेड, या जान के उन्होंने किया इस इंसिडेंट को वेट देने के लिए कि वो पैसे शैसे देते नहीं हैं कि जी हम तो करसेवक हैं, हम किस चीज़ के पैसे दें। तो साफ ज़रा छोटी कम्युनिटी है, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, दे आर कंसर्न अबाउट द मनी। वो उनसे थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट होता है, आपस में लड़ाई होती है। करसेवक ज़्यादा होते हैं, वो लोग कम होते हैं, 4-5। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो थोड़े से बंदे अपने और गैदर करके लाते हैं। तो करसेवक जो है वो भाग के ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और ट्रेन को अंदर से लॉक कर देते हैं और वो ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। तो ये एक तरह से आप कह लें कि ये प्री इंसिडेंट का ये एक वाकया बयान करते हैं। नॉट नेसेसरी कि ये सच हो, ये सारा का सारा बॉलीवुड का स्क्रिप्ट भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ हाउ दे डू एंड दिस इज़ हाउ दे गिव द टाइम लाइन। उसके बाद ये आगे जाते हैं तो आगे वो कहते हैं कि जी क्योंकि इनकी लड़ाई पहले हुई होती है तो वहाँ वो मॉब जो है वो इकट्ठा होता है। और वहाँ सिग्नल के ऊपर जब वो ट्रेन रुकती है या कोई इस तरह जंक्शन पे रुकती है तो वहाँ से वो लोग इनके ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं। और पथराव के अंदर तकरीबन 1000 बंदा, ये कहते हैं कि जी हाजी बिलाल जो वहाँ के लोकल काउंसलर और इस तरह के 4-5 और लोग जो वहाँ कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं, अब उनको भी दे हैड टू टेक देम टू क्लीनर्स। तो वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं। वो कहते हैं जी अब बात झगड़ा किस चीज़ पे हो रहा है, पैसों पे हो रहा है, किसी चीज़ पे हो रहा है, इसकी कोई डिटेल्स नहीं है। तो वो लोग उनको कहते हैं कि जी आप हमारे पैसे दो, ये करो। उनकी आपस में लड़ाई होती है, वो स्टोन पेल्टिंग करते हैं। स्टोन पेल्टिंग के बाद ट्रेन चलती है, फिर अंदर से 3-4 दफ़ा ट्रेन को कोई रोकते हैं। तो ये तकरीबन 12 से 15 मिनट के वाये के दरमियान स्टोन पेल्टिंग, ट्रेन चलना, चेन से रुकना, अंदर से किसी का रोकना, किसने रोकी ये भी ये बयान नहीं करते। तो ये तकरीबन इन इंसिडेंट में ये कहते हैं कि इतने में वो पेट्रोल फेंकते हैं ट्रेन के ऊपर और ट्रेन को आग लगा देते हैं, S6 की बोगी को आग लगा देते हैं। अच्छा, इसको मैं तो ना ही इतना ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑल प्रूव्ड बाय द इंडियन इन्वेस्टिगेशन दमसेल्व्स। उन्होंने प्रूव किया और उसकी रिपोर्ट इन्होंने काफ़ी देर बाद निकलने नहीं दी। जब मकासद कितने साल, जब मकासद सारे पूरे हो गए तो वो इन्होंने रिपोर्ट्स बाहर दी। तो उसके अंदर वो यही कहते हैं कि जी पानी मतलब 7 फुट के वाय के ऊपर ये बंदा खड़ा हो सकता है ट्रैक से, 13 फुट ऊंची ये ट्रेन है, उसके ऊपर वो फेंकेंगे तो 80% पानी तो ज़मीन पे गिरेगा या फ्यूल या जो भी है, सिर्फ 20% ऊपर जाएगा। और वो भी इतना केपेबल नहीं है कि वो विंडोज़ तक जा सके। ना बाहर से कोई बर्निंग का निशान है, सारी बर्निंग के निशान अंदर ही हैं। तो कंसेंसस के ऊपर ये राय दी जाती है कि ये जो इन्होंने फ्यूल अंदर आग लगाई है ये अंदर से लगाई है। अब अंदर से लगाई है तो अंदर करसेवक ने लगाई है। और ट्रेन को ये 2-3 दफ़ा रुकने का जो मकसद है वो यही है कि गोधरा के मेन स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन को रुकवाया जाता है और उनको वो फ्यूल, पेट्रोल वो कहते हैं, लेकिन पेट्रोल के ऊपर भी उनकी रिजर्वेशन है कि पेट्रोल नहीं है, कोई हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल
यूज़ होता है जिसको दोनों एंड्स के ऊपर लगा के ये दोनों दोनों एंड से लिक करते हैं और ये चीज़ आते हैं। तो ये उनको सप्लाई किया जाता है, वो अंदर इनको बंद करते हैं लोगों को जो थोड़े बहुत मुसलमान, क्योंकि साफ ज़ाहिर है मुसलमानों का स्टेशन है तो मुसलम एरिया मुसलमान का है तो मुसलमानों ने ही उस स्टेशन के ऊपर रुकना था। और उसके बाद ये अंदर से आग लगा के, तो ये ट्रेन से जैसे ट्रेन निकलती है मेन स्टेशन से तो उसके ऊपर आग लगा के अंदर से, और ये खुद बाहर आ जाते हैं। और ये वो मिसिंग पर्सन है जिन्होंने टिकटें ली डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से और वो गायब हो गए दुनिया के अंदर। तो ये एक सिनेरियो है कि गोधरा को इस तरीके से इन्होंने किया और उसके अगेंस्ट इन्होंने ये पहले से ही तैयार होते हैं। देखें, एक नेचुरल सिचुएशन होती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो एक नेचुरल फ्यूरी होती है, लोगों में गुस्सा होता है, जी पैसे नहीं दिए, कम्युनल वायलेंस की एक हिस्ट्री है उस एरिया के अंदर। और वैसे ही लोग पैरानॉइड हैं मुसलमान वहाँ कि जी कि हर दूसरे तीसरे दिन ये वहाँ इस तरह के हरकतें करते थे, तो एक नेचुरल फ्यूरी इज़ देयर। लेकिन जिस तरीके से उसको मास्टरमाइंड करके ये करते हैं हरन पांड्या वगैरह और अमित शाह वगैरह एंड नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, तो ये इसके अंदर से जाहिर है कि ये जान के प्रोवोक करके और इस तरह, और मेन जो आग लगाने वाला फंक्शन है ये इन्होंने खुद किया। बाकी छोटे मोटे फंक्शन में भी दे आर करेक्ट, वो सच भी हो सकते हैं। स्टोन पेल्टर्स किसने प्रोवाइड किए, तो मदनी साहब बाद में पूरी लिस्टें बना के देते हैं अपनी तरफ से ज़्यादा हीरो बन के कांग्रेस सोनिया गांधी की गवर्नमेंट के अंदर कि जी आप जो हैं इस तरीके से करें और इन लोगों ने किया है ये सारा कुछ और इनके खिलाफ आप इनके खिलाफ आप कोई इकदाम करें। तो बेसिकली जो लोग उन्होंने प्रोवाइड किए हैं हुसैन मदनी ने, वो थे जिन्होंने, अब पूरे नहीं होते, आपको पता है कि मॉब को, मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूँ कि मॉब को हैंडल करना एक इंडिविजुअल बंदे को हैंडल करने से ज़्यादा आसान होता है। दो बंदों ने मारे पत्थर, साथ तीन वैसे भी पागल खड़े हैं देखने के लिए, वो भी मार देंगे। तो आपको 1000 का 1000 बंदा नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ उस 1000 बंदे में से 10 से 15 लोग चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये काम किया और वो जो बंदे प्रोवाइड किए हुसैन मदनी ने किए अपने मदरसे से कि जी आप लोग जाएं, लोगों के अंदर मिक्स हों और ये जैसे ही कोई हीटेड आर्गूमेंट अंदर से जो प्लांटेड है वो लोग करेंगे तो आपने इधर से पत्थर मार दें और पत्थर मारेंगे, वो ट्रेन चल जाएगी, आगे जाके हम ट्रेन को आग लगा देंगे और उसको बेस बना के फिर इतना बड़ा गुजरात राइट्स इन्होंने कराए जिसके अंदर 4000 से ज़्यादा मुसलमान इन्होंने मारे और प्रेग्नेंट औरतों को फीटसेस उनके काटे और उनको खुद इन्होंने बोला, इनके लोगों ने जो बाबू बजरंगी है, बजरंगी उसको इसलिए कहते हैं कि बजरंग दल से है, बजरंग दल वॉज द मेन फाइटिंग आर्म एट दैट पॉइंट। आरएसएस को इतना ज़्यादा नहीं था, आरएसएस अभी आके उठा है। बजरंग दल, वीएचएस, ये जो लोग थे, वीएचपी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो उन्होंने ये काम किया और उन्होंने फिर इस तरीके से औरतों को रेप किया और इतना ट्रॉमा गुजरात के मुसलमानों के अंदर इन्होंने डाला कि फिर गुजरात के अंदर उस तरीके से अब मुसलमान अभी तक, अब 2002 से लेके 2023 आ गए, 21 साल हो गए हैं, खड़े नहीं हो सके। नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे अंदर के गद्दारों ने हुसैन मदनी की तरह के, और उमर जी भी आप कह लें अगर वो शामिल थे इन चीज़ों के अंदर, इनकी वजह से जो हमें हाजी बिलाल और ये 3-4 लोग जो दूसरे थे, कलोटा एक बंदा था, बिहार पटना के भी 1-2 लोगों को इन्होंने इसके अंदर डाला हुआ था। तो इन लोगों की वजह से इनकी बेवकूफ़ी, नादान दोस्त वाली बात है, नादान दोस्त से दाना दुश्मन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये दाना दुश्मन ने इन नादान दोस्तों को इंस्टिगेट करके मेन मुद्दा आग लगाने वाला करके तो उसके बाद इन्होंने रॉइड्स किया। और सोचे 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी बड़ी मशीनरी इन्होंने कैसे एक्टिवेट कर दी कि हर जगह पे गुजरात के अंदर वो राइड्स हो गए। 400 से ज़्यादा दरगाहें जला दी, 400 से ज़्यादा मस्जिदें जला दी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये किस तरीके से इतने प्रिपेयर हो गए, लाउड स्पीकर लेके ये फिरते रहे बाहर कि निकलो और मारो मुसलमानों को, लोगों को इकट्ठा करते रहे और लोगों को इन्होंने करके गुजरात में सोमनाथ के मंदिर का जो ट्रॉमा हमने इनको महमूद गजनवी ने दिया हुआ है, आप कह लें कि फाइनली देवर एबल टू एविक्टेड अंदर साइड से, अहमदाबाद वाली साइड से जो लोकल पॉपुलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड से, पाकिस्तान वाली साइड से ये ट्रॉमा इनके ऊपर अभी भी मौजूद है। और
गज़वा हिंद तक और एंड तक इनके ऊपर मौजूद रहेगा। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स को इन्होंने, गुजरात के मुसलमानों को, जो छोटी सी कम्युनिटी रह गई है, डरा दिया। और बड़े फ़ख्र से पिछले साल अमित शाह साहब गुजरात इलेक्शन में जब आते हैं तो कहते हैं कि देखो जो हमने किया था, अब उठा नहीं सक रहे सर, अभी तक इन्होंने उठाया नहीं है। 10 बंदे किसी जगह पे ये इकट्ठे नहीं हो सकते डर के मारे। तो वो अब वो क्लेम दे रहे हैं कि दिस वॉज व्हाट वी हैव डन, इसकी वजह से आप देखो कि हमने हिंदुओं को कितना चढ़ाया और वो इलेक्शन जीत गए हैं। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी कि ये फॉल्स फ्लैग जो है, इंडिया इसके अंदर बहुत ही आगे है माशाल्लाह। और फॉल्स फ्लैग वो अपने ही बंदों के खिलाफ करता है, अपने ही बंदों को मारता है, इसमें मुसलमानों को भी मारता है। और मुसलमानों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि, एक्सक्यूज मी, हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अब इन चीज़ों से निकल आएँ भाईजान। मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, कल के सेशन में भी मैंने आपको यही बोला था कि अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि जी हम तिरंगे के नीचे हैं और फलां हैं और ये हैं और इंडियन सेकुलरिज्म के हम हैं, तो भाईजान ये बहुत आगे निकल चुके हुए हैं मेरी जान। अब आप लोग जो हैं बहुत पीछे रह गए हैं इसके अंदर। आप लोग सबसे पहले, जितने गद्दार लीडर हैं आपके, जिन्होंने आपको बेचा है, वो कश्मीर में अब्दुल्लाज हों, मुफ्तीज़ हों, वो आपके इधर हैदराबाद के अंदर अवैसीज़ हों, उनका रोल देखें ना, उनका क्या आपकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने रोल किया, सिर्फ और सिर्फ आपको मरवाने के लिए और हिंदुओं को जितवाने के लिए, हिंदुत्वा को जितवाने के लिए वो हल्की फुल्की जो अपोजिशन है आपके सामने ड्रामे करते रहते हैं। लेकिन एज सच इन्होंने आपकी प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो आप सारे लोगों को बाहर इमिग्रेशन में जाना पड़ता। हर फैमिली में से 2 बंदे इंडियन मुसलमान जो हैं वो बाहर हैं। किस वजह से हैं? ये इन अवैसियों की वजह से हैं, इन वजह से हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप उत्तर प्रदेश में आए तो आज़म खान और ये सारे दे आर करप्ट टू द कोर। अमीन, अगर हम पाकिस्तान के अंदर हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं मुसलमान, तो आप भी उधर ये फेस कर रहे हैं कि आपके जो लोग हैं वो टोटली तौर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो लीडरशिप है। और इसलिए बहुत ही आप देखें कि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो पहले स्कैटर्ड थी, अब माइग्रेट करते 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 वो 2 रीजन्स के अंदर कंबाइन हो गई है। और एक उनमें से, यानी मेरे ख्याल में, मेरे पास कोई इसके फिगर नहीं है, आई माइट बी रॉन्ग, तो इसलिए आई अपोलोजाइज, लेकिन मेरे ख्याल में 65% जो इंडियन मुसलमान हैं, 30 करोड़ का 65%, यानी 18-19 करोड़, ये वेस्ट बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश के सबर्ब, यानी बनारस से उधर उधर, तो ये वहाँ रहते हैं। तो बाकी पूरे का पूरा ये वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाकी पूरे का पूरा जो इंडिया है उसके अंदर आप कह सकते हो कि हर स्टेट के अंदर 5-6% इससे ज़्यादा मुसलमान नहीं है, सारे माइग्रेट कर चुके हैं। अब इन्होंने उधर आप लोगों को कर दिया है कंबाइन। अब आप जब उधर कंबाइन हो गए हो तो इसके अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और इसके अंदर आपके लिए एग्जिस्टेंस का थ्रेट भी है। और वो थ्रेट ये है कि आपको एक जगह इकट्ठे करके वहाँ अगर ये रॉइड्स करवाते हैं, वहाँ ये चीज़ करवाते हैं, तो एक तो फियर फैक्टर आप लोगों के दिलों में इन्होंने डाल दिया हुआ है, डर डाल दिया हुआ है कि वो बंदे इकट्ठे नहीं होते कि ये कोई मसला नहीं है, हमारे साथ वाले घर में आके करके जा रहे हैं, हमारे घर में तो नहीं कर रहे। ये फियर को आपने जो है वो उससे निकलना है जो इन्होंने आपको डाल दिया। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये वहाँ रॉइड्स करते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि इनके लिए आसानी है, लेकिन आपके लिए भी आसानी है कि आप लोग भी वहाँ कंबाइन हों। लेकिन खुदा के वास्ते इन चीज़ों में से निकल आओ कि जी पाकिस्तान में हम नहीं गए तो बड़ा हमने कारनामा अंजाम दे दिया, या पाकिस्तान ने कारनामा अंजाम दे दिया, या बांग्लादेश को देखो, या ये तिरंगे को देखो, या इन चीज़ों को देखो। भाई अपने आप को देखो, हमने जो इनको देखना है पाकिस्तान के अंदर, हम इनको देखेंगे। इनकी जुर्रत अगर इंडियन आर्मी की हुई अगर हल्का सा एक कदम भी आगे बढ़ाने की, तो हम इनकी तबीयत साफ करेंगे और हम करते आए हैं। मैं आपको एक चीज़ इधर बताना चाहता हूँ इस सेशन के अंदर कि 1948 की जंग वेस्ट पाकिस्तान ने लड़ी, ईस्ट पाकिस्तान का एक बंदा उसमें शामिल नहीं था। 1965 की जंग वेस्ट पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ी। हम 25 करोड़ लोग हैं, इंडिया के अंदर 1 करोड़ 30 लाख की आबादी, 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़। हम इधर 25 लाख हैं, 25 मिलियन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर भी हमने 48 की जंग लड़ी, इनसे सारे इलाके हमने छीने, आज़ाद कश्मीर, जीबी छीना, हाजीपीर छीना, भिम्बर छीना,
और ये चम छीना, इनने हमसे क्या छीना। उसके बाद आ गए हैं 65 की जंग के अंदर भी हमने ये सारे इलाके इनसे लिए, इन्होंने हमसे क्या लिया। 71 की जंग भी ईस्ट पाकिस्तान ने, बंगालियों ने, मेरे भाई हैं वो, उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी। हमने अगर इंडिया के खिलाफ 4 मेजर वॉर्स लड़ी हैं कारगिल को इंक्लूड करके, तो बंगालियों ने और ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी। तो ये जंगें तो हम अकेले लड़ते रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान वाले, हम पांचवी भी लड़ लेंगे और इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि पांचवी आखिरी है, छठी ना हो। ये हमारा प्लान है कि अब इनको छोड़ना नहीं है। अब आप बताएं कि आपने क्या करना है, हम इनसे निबड़ लेंगे। अब आपने इनसे निबड़ना है तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोर लॉयल देन द रॉयल, चापलूसियाँ करके और ये चीज़ें करके आप इनसे नहीं निबड़ सकते। कंबाइन करें, सबसे पहले अपने लोगों को जो गद्दार हैं उनको हटाएं, नई लीडरशिप लेके आएं हर जगह के अंदर, एंड देन मेक अ कलेक्टिव अप्रोच। एक कलेक्टिव अप्रोच बनाएं और उस कलेक्टिव अप्रोच के ऊपर वेस्ट बंगाल, बिहार, पहले भी एक कंबाइन ये बंगाल स्टेट होता था, कंबाइन करें और मुसलमान नया पाकिस्तान, नया बंगाल, जो भी आपने नाम उसको देना है आप अपनी मर्जी से रख लें उसका नाम, आप अलीगढ़ रख लें, जो भी रख लें, ये सारे इलाके उत्तर प्रदेश के भी, मेक अ न्यू मुस्लिम स्टेट। आपको हम ये नहीं कह रहे आप पाकिस्तानी बन जाओ, आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप बंगाली बन जाओ, हम आपको कह रहे हैं कि इंडिया के धोखे में से निकलो और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक नया मुल्क बनाएं, एक नया मुल्क स्टेट बनाएं जिनमें कंबाइन हो। ये आपके पास मौका अच्छा है। वेस्ट बंगाल आपके पास है, बिहार इसको लीड कर सकता है, बंगाल अब लीड नहीं कर सकता। बंगाल इसको तब लीड कर सकता था जब ईस्ट बंगाल भी इसके साथ था, यानी बांग्लादेश। अब या तो वो बांग्लादेश कंबाइन हो तो फिर बंगाल की फोर्स इतनी आती है, लेकिन अगर बांग्लादेश सेपरेट रहता है तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल ये इकट्ठे होके इसको लीड कर सकते हैं। तो कुछ करें आप अपने लिए। और दूसरी साइड पे बांग्लादेश वालों को मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी बताऊंगा, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि हसीना वाजिद, शेख हसीना आपके साथ क्या कर रही है पिछले 13 साल से। अगले साल शेख हसीना के भी इलेक्शन है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जमात इस्लामी से और दूसरी पार्टी से, जो एक्चुअल पार्टीज थी जो ये मुजीब के धोखे के अंदर नहीं आई, जो मुजीब के साथ, मुजीब की असैसिनेशन के बाद भी मौजूद नहीं थी, जो हसीना वाजिद के साथ खालदा जिया का जब ट्रूस हुआ उससे पहले वो उसकी ऑपोजिशन में थी। आई थिंक इट इज़ टाइम टू किक आउट दिस विच। इसको 13 साल हो गए, ये पागल हो चुकी है बिल्कुल, और इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू महासभा की चापलूसी के अंदर इसको पता है बाकी है। तो आप या तो इसको इलेक्शन में इसको फारिग करें और अपनी नई लीडरशिप लाएं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, यू डोंट नीड टू कंबाइन विद पाकिस्तान। भाई आप मुसलमान तो हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पे तो आप बिलीव करते हैं ना, तो ये हमारा आपके साथ रिश्ता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस बेसिस के ऊपर आप सबसे पहले इस गद्दार को निकालें, तरीके से निकालें अगर ये निकलती है, अगर नहीं निकलती तो इसके वालिद साहब वाला तरीका भी अगर आपको अपनाना पड़े तो निकालें इसको बाहर। एंड देन राइज आपकी आर्मी, आप फाइटर्स, आज़ाद हिंद फौज जो सबसे पहले बंगाल के अंदर बनी है, आपने अपने आप को क्या कर लिया। मतलब आप खुद देखो 75 साल से आपकी आर्मी की क्या रोल है, किस तरह का रोल आपने बनाया हुआ है ना। आपसे आपसे तो रोहिंग्या वाली बर्मा की जो आर्मी है वो नहीं डरती। तो प्लीज अपने आप को राइज करें, नॉट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर सारियाज, नॉट फॉर मी, फॉर योर सेल्फ। टाइगर्स हैं आप भाई, किन चक्रों में आप पड़े हुए हैं, हिंदुओं की पैरों के अंदर बैठ के तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करने का टाइम आ गया है। मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट मस्ट यूनाइट टू काउंटर दीज 100 मिलियन साइको केस हिंदुत्वा गूंस। इनको काउंटर करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नई फोर्सेस इकट्ठी नहीं होती, नो प्रॉब्लम, अपने अपने महाज पे कंबाइन करें, अपने अपने महाज पे एटलीस्ट कंबाइन करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो सेशन इंशाल्लाह करेंगे कल या परसों, एक ब्रेक शायद मैं ले लूँ, उसके अंदर वी विल डायरेक्टली कम इनटू द गुजरात राइट्स। आई होप मैंने आपको जो गोधरा ट्रेन बर्निंग का बताना था कि जो वो फॉल्स फ्लैग इन्होंने कराया, कैसे कराया, दैट इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।
इंसान हूँ, गलती हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ मिस कर सकता हूँ। आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा। आई नीड दैम। थैंक यू वेरी मच।